चले रिव्यू करते हैं सबसे पहले कि हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था। तो थोड़ा सा आइडिया दें कि प्रैक्टिस वगैरह की है आप लोगों ने। जी लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई रिवाइज करें थोड़ा सा। एडमिटेंस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था सर, पावर फ्लक्स एंड कैलकुलेशन। पावर ऑफ फ्लो की जी। अच्छा, हमने जो पावर देखा था फ्लो जी। जी जी, उसमें फिर हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर टेप को किस तरह मॉडल करते हैं सिस्टम के अंदर। जी ठीक है, सर। चलें अब इसी को थोड़ा दोबारा रिवाइज करते हैं। ट्रांसफार्मर मॉडल को किस तरह से मॉडल करते हैं, यानी कि हमने डेरिवेशन तो कर ली थी लास्ट क्लास में। अब उसकी न्यूमेरिकल थोड़े से परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद एक मैं बड़ा नेटवर्क आप लोगों को दूंगा, यानी कि हम लोग खुद इसको सॉल्व करेंगे, उसके एडमिटेंस मैट्रिक्स बड़े नेटवर्क की कैसे बनानी है। ठीक है, और एट दी एंड अगर टाइम बचा तो फिर हम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर देखेंगे। मैं मैट पावर का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैट पावर क्या है, उसको किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चले थोड़ी सी रिवीजन के तौर पे ये है कि हमारे पास जो मेन फंडामेंटल पावर फ्लो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है, जिसमें हमने फाइंड आउट करना होता है हर बस के ऊपर at the end voltage and angle, voltage angle and active and reactive power. So we have these two equations. Pk means k is the index of any bus bar, so we need to know the voltage of that bus bar, and we need to know the voltage that is connected to this bus bar, conductance between these two bus bar, cos theta and then sin theta. This is also our susceptance, या इसको susceptance कहेंगे जी जी। उसके बाद हमारे पास रेक्टिव पावर की इक्वेशन है क्यू वोल्टेज, अगेन सेम फार्मूला है आपके पास, सेम कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्ट यू हैव साइन थीटा ओवर हियर, माइनस साइन एंड देन कॉस थीटा। अच्छा, यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफार्मर जो विद टेप सेटिंग, यही फार्मूला अप्लाई होगा। उसमें हमने ये देखा कि हमने एडमिटेंस मैट्रिक्स उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट किया है, जिसमें हमने टेप की पोजीशन को कंसीडर करना है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा था दो एस्पेक्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यह है कि हमने इसको पर यूनिट की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। जब हम पर यूनिट की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो इफ़ वी डोंट हैव अ कॉम्प्लेक्स टेप सेटिंग, तो आवर सिस्टम इज नॉर्मलाइज्ड and we can made this equivalent model as a series impedance only by ignoring the core impedances। मतलब कोर की इम्पिडेंस को हम इग्नोर कर देंगे। जो ट्रांसफार्मर मॉडल है, जो इसकी रेशियो है ट्रांसफार्मर का, वो ओमिट हो जाएगा इफ वी डोंट हैव अ कॉम्प्लेक्स टेप सेटिंग, एंड देन वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट दैट विद द सीरीज इम्पिडेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन जब हम इसको टेप सेटिंग को कंसीडर करेंगे, देन वी हैव टू मॉडिफाई द ट्रांसफार्मर एडमिटेंस मैट्रिक्स विदाउट, अगर हम देखें एडमिटेंस मैट्रिक्स ट्रांसफार्मर का क्या बनता है, उस केस में हम ए की वैल्यू को 1 कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि क्या हमारा वोल्टेज जो टेप सेटिंग है प्राइमरी साइड है या सेकेंडरी साइड है। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। इसमें फर्दर भी होता है कि अगर आपने कंट्रोलिंग बस बार कौन सी रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कंट्रोल लूप अगर अप्लाई हुआ है, आपने प्राइमरी वोल्टेज को मेजर करना है और मेंटेन करना है प्राइमरी साइड को, इवन सो द सेकेंडरी साइड की जो टेप सेटिंग सेकेंडरी साइड के ऊपर है। ठीक है, और अदर वे अराउंड भी हो सकता है कि आपके कंट्रोलिंग बस बार प्राइमरी साइड है और इसकी टेप सेटिंग भी प्राइमरी साइड ही है। This can same applied for the secondary side as well. Means if you want to control the voltage at the secondary side, your tape setting, it is possible to keep it at secondary side, as well as you can also have the tape setting on the primary side. तो इन दिस एग्जांपल में पहले हमने ये देखा है कि इसकी जो टेप सेटिंग है वो सेकेंडरी साइड टर्मिनल की तरफ है। तो उस सूरत में हमारे पास जो एडमिटेंस मैट्रिक्स बन जाएगा ट्रांसफार्मर का, इट विल बी लाइक दिस। हमारे पास प्राइमरी करंट है, सेकेंडरी करंट है,
एज अ इनपुट वोल्टेज के तौर पर प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज। तो हमारे पास जो कॉलम है, सबसे पहला कॉलम जो एडमिटेंस सीरीज इम्पिडेंस की एडमिटेंस वैल्यू, एंड देन सेम माइनस के साथ डिवाइडेड बाय द टेप सेटिंग। वही वाली बात की, अगर हमारे पास टेप सेटिंग नहीं है तो यहाँ पे एक जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है दैट वुड बी 1 पर यूनिट, और इसका एंगल होगा 0 एंगल बाय कंट्रोलिंग द एंगल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स टेप वेरिएबल। इसको कॉम्प्लेक्स टेप वेरिएबल कह देंगे। उसका अगर हम एंगल भी कंट्रोल करेंगे तो हम इससे उसका फेज शिफ्टिंग जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं या उसको मॉडल कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, जिससे हमारा एक्टिव पावर फ्लो भी कंट्रोल हो सकती है। एंड बाय चेंजिंग ओनली द मैग्नीट्यूड वी कंट्रोल द मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्टिव पावर कंट्रोल कर लें या वोल्टेज को आप कंट्रोल कर लें। सो इन दिस केस इफ वी डोंट हैव एनी टेप सेटिंग द ए वुड बी 1। तो आप एडमिटेंस मैट्रिक्स देखें, ये वही एडमिटेंस मैट्रिक्स बन जाएगा जो हमने विदाउट टेप सेटिंग का ड्राइव किया था। इसी तरीके से सेकंड रो में आपके पास यहाँ पे ए का कंजुगेट आ जाएगा और यहाँ पे ए मोड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस क्या था हमारे पास? सेकंड केस ये था कि अगर हमारे टेप सेटिंग जो है वो प्राइमरी साइड की तरफ होगा तो डेरिवेशन सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा था ए का फैक्टर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है वो अब मल्टीप्लाई होगा। सेम हेयर a conjugate, it will be multiplied, and then here as well as a square would be multiplied. नेक्स्ट स्टेप ये बताया था कि टेप सेटिंग को हम किस तरीके से कंसिडर करते हैं। वी हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ टेप सेटिंग। सो नॉर्मल केस में आपके पास 1 पर यूनिट है, like in as a case that there is no tape setting. So when you have the tape setting you determine the position कि वो किस पोजीशन के ऊपर है, -3 -2 या -1 के ऊपर, और मल्टीप्लाई कर दें उसके पर टेप चेंज इन द वोल्टेज। दिस इज आल्सो इन पर यूनिट। सो ये मैंने एक जनरलाइज इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। पोजीशन है ये परसेंटेज टेप पोजीशन कंसीडरिंग द साइंस एज वेल। इफ यू हैव टू स्टेप डाउन यू हैव टू add minus, if you have to step up then you have to add plus sign. Alright, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आज इसका न्यूमेरिकल करते हैं परफॉर्म। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में इसकी डाटा प्रोवाइड किया था, तो उसमें जो डाटा आपने कैलकुलेट किया है तो उसके रिजल्ट्स को ज़रा वेरीफाई कर लें हमारे साथ। सबसे पहले जो हमारे पास सिंपल एक मॉडल है, वी हैव अ ट्रांसफार्मर विद द वाई वाई कनेक्शन। वी हैव अ प्राइमरी साइड, वी लेबल दैट एज 1 एंड वी हैव अ सेकेंडरी साइड, वी लेबल एज 2। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी नहीं, हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, मतलब ट्रांसमिशन लाइन में कोई प्राइमरी और सेकेंडरी साइड नहीं होती, उसमें सिर्फ डिपेंड करता है कि हायर वोल्टेज को हम प्राइमरी साइड ले लेते हैं। इसके जो पैरामीटर हैं वो हमारे पास क्या है? apparent power 160 megawatt MVA. We have a primary side voltage which is 220 kV. We have secondary side voltage which is 132 kV. And then we have a percentage of impedance, that is short circuit impedance as well, which is 12%. And this is the percentage of short circuit resistance. This is 0.4%. Okay. अच्छा, यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं कोर के लॉसेस, और हमारे पास जो गिवन है टेप सेटिंग इज एट LV साइड, मींस दैट वुड बी एट 132 kV साइड। यहाँ हमारे पास टेप सेटिंग है, और पर टेप इसका चेंज कितना है? 1 जी टेप सेटिंग का सर पूछना था, जिसमें जैसे दिया हुआ 1:A दिया हुआ, तो हम इसके ए के अब ये हिसाब से देखेंगे। हाँ ए, प्राइमरी अब पे ये जी क्वेश्चन है ए किस तरफ है, इसका मतलब ये सेकेंडरी साइड की तरफ है। सेकेंडरी साइड पे है जी जी। जी जी अगर ये इधर होता है यानी प्राइमरी भी होता है, यानी प्राइमरी साइड की हम देखते हैं। एग्जैक्टली, इसको प्राइमरी साइड कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इसमें जो जी जी पोजीशन है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम आपके पास +-5 तक हो सकती हैं, और इसकी जो न्यूट्रल पोजीशन है वो 0 पोजीशन के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, अभी कैलकुलेशन में क्या हमने परफॉर्म करना है कि हमने कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास जो टेप की सेटिंग -3 पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, तो उस वक्त हमारा ये पावर फ्लो कितना होगा।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं टेप के वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, वो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल जो आ रहा है ट्रांसफार्मर के टेप वेरिएबल का, दिस इज नॉट फॉर द वोल्टेज बट द टेप वेरिएबल पोजीशन, इफ इट इज जीरो, यहाँ पे जीरो है क्योंकि हम फेज शिफ्टिंग इसको कंसीडर नहीं कर रहे। अब हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड को। तो ए बाय डिफॉल्ट 1 पर यूनिट और आपका पर टेप सेटिंग कितना है 0.0125। अब चूंकि इसकी पोजीशन क्या है -3 के ऊपर, एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय दैट -3, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू क्या निकल आएगी 0.9625। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है कि ट्रांसफार्मर का जेड मॉडल, यानी कि इम्पीडेंस कैलकुलेट करना, सीरीज इम्पीडेंस। सो वी हैव टू कैलकुलेट जेड पीएस। अच्छा, यहाँ पे नोट कीजिएगा कि हमें ज़रूरत नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग को स्प्लिट करें, so there is no need for that, we can calculate all together। और एट दी एंड हमें एडमिटेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला वेरिएबल। तो ए तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इम्पिडेंस, ये फार्मूला मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए थे शुरू में, ठीक है, वो सेम प्रोसीजर होगा उसको फाइंड आउट करने का। परसेंटेज इम्पिडेंस क्या है हमारे पास 12 divided by 100, and we are referring that toward the primary side। नोट कीजिएगा कि जो मैंने बुक के मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है जॉन जे ग्रीगर का, जो LMS पे भी अपलोडेड है, चैप्टर नंबर 9, उसमें जो ट्रांसफार्मर्स के मैंने बताया है, शायद उसमें जो मॉडलिंग की हुई है उसको Z को सेकेंडरी साइड की तरफ रखा हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से उन्होंने मॉडल जो है वो ये वाला अडॉप्ट किया है। एक्चुअली इट डजंट मैटर, ठीक है, इट डजंट मैटर, आप इसकी इक्वेशंस को हैं दोबारा ड्राइव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज कि जो एडमिटेंस मैट्रिक्स अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं वो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, जो भी आप यूज करें तो उससे इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर आप इसको मेमोराइज कर रहे हैं या इसको जो डेरिवेशन मैंने आपको कराई है वो भी बात सही है, आप इसके लेकिन एडमिटेंस मैट्रिक्स के मुताबिक फॉर्मुलेट कीजिएगा। और अगर बुक के तौर पे अगर यहाँ पे अगर एडमिटेंस को रख के सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशंस को या ड्राइव कर रहे हैं तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली एडमिटेंस मैट्रिक्स को फॉर्मुलेट कीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं क्योंकि प्राइमरी साइड को, ठीक है, यहाँ पे मॉडल के अंदर प्राइमरी साइड है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू रेफर द इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर एट द प्राइमरी साइड। अगेन वही वाली बात, आप प्राइमरी एडमिटेंस को किसी भी साइड जो है रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 220 kV है डिवाइडेड बाय द रेटेड पावर विच इज 5 MVA। तो आपके पास जो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस आएगी वो आएगी 36.3 ओम। इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपके पास परसेंटेज गिवन है, दैट इज 0.4, 100 divided by 100, and then again you are referring them to the primary side which is 220 kV divided by 160 mm। make sure you have the square on the voltage। तो यहाँ आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी वो 1.21 ओम होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो XPS वो कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ZPS स्क्वायर माइनस RPS स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। चलो, यही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। तो उस सूरत में आपके पास जो रेक्टेंस की वैल्यू निकलेगी वो आपके पास आएगी 36.28 ओम। तो अब इसको हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं Z को, क्योंकि हमारे पास जो एडमिटेंस मैट्रिक्स है दैट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो आपके पास रेजिस्टेंस 1.21 प्लस द रिएक्टेंस 36.28 ओम। सिंपल हम इसके बेस वैल्यू कैलकुलेट करें क्योंकि हमने इसको पर यूनिट क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो बेस वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे अगर आप देखें Z बेस, तो इसको प्राइमरी साइड वोल्टेज की तरफ रेफर किया है, तो जाहिर सी बात है उसकी Z बेस भी
प्राइमरी साइड की ही लेंगे। तो यहाँ आपके पास जेड बेस की वैल्यू कैसे निकलेगी, यू स्क्वायर विच शुड बी 220 kV डिवाइडेड बाय आपके पास 160 MVA। इसको वेरीफाई करते रहें, ये रिजल्ट देखें, ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा बेस वैल्यू की वो 302.5 ओम होगा। ठीक है, इस बेस वैल्यू को इसको डिवाइड कर दें, जिस एक्चुअल वैल्यू को जो डिवाइड करते हैं बेस वैल्यू से, तो आपके पास पर यूनिट वैल्यू आ जाएगी। द आंसर वुड बी 0.004 प्लस जे 0.1199 per unit. And then if you make it inverse 1 over z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो आपके पास ये आपके पास एडमिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑब्वियसली आपके पास मॉडर्न कैलकुलेटर हैं, उसमें तो कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स मोड में ऑपरेशन नहीं होता तो इसका तरीकाकार ऐसे ही है, a प्लस जे बी इज मल्टीप्लाई कर दें आप उसके कंजुगेट से, a माइनस जे बी डिवाइडेड बाई a माइनस जे बी। इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो माइनस a माइनस जी, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एडमिटेंस की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है इस वक्त, 0.2778 माइनस जे 8.3287। अगेन इस चीज़ को नोट कीजिएगा, अगर पर यूनिट में कॉल करते हैं, काम करते हैं, तो यू मस्ट टेक एटलीस्ट 4 डिजिट आफ्टर डॉट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या, जब आपने एडमिटेंस कैलकुलेट कर लिया, आपको ए की वैल्यू भी मालूम है, तो यू कैन जस्ट सिंपली फॉर्मुलेट दिस एडमिटेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो एग्जैक्टली आपके पास एडमिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसमें सेल की वैल्यू देखें, ये 1 1 1 2 और 2 1 एंड 2 3, यानी कि आपके पास जो एडमिटेंस फॉर्मुलेट हुआ है, आपने उसकी जो ऑर्डर है रो का और कॉलम का वो मेंटेन करना है। यानी कि जो फर्स्ट रो है वो आपकी प्राइमरी करंट को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड रो आपको रिप्रेजेंट करती है सेकेंडरी करंट को, और जो फर्स्ट कॉलम होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका प्राइमरी साइड के वोल्टेज को, और जो सेकंड कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है आपका सेकेंडरी साइड वोल्टेज को। ठीक है, चलें, तो आपके पास पहले sir. सेल में आपके पास एडमिटेंस की वैल्यू आ गई डायरेक्ट। सेकेंड सेल में आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो आपके माइनस से मल्टीप्लाई हुई है। ओके, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है दिस इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय माइनस, सो यू गेट द प्लस साइन, और सिंपली आप पूरे के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें ए की वैल्यू से। वो क्या वैल्यू थी ए की, 0.96 समथिंग क्या थी, 0.9625। ठीक है, ये आपके पास ए Yes, की sir. वैल्यू थी जी। कोई क्वेश्चन है आपके पास? नहीं नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड रो की बात करें, आपके पास माइनस वाई डिवाइडेड बाय द कंजुगेट ऑफ ए। यहाँ पे चूंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसमें डजेंट मैटर, यू हैव द सेम वैल्यू इन दिस डायगोनल। ठीक है, और अगर जो लास्ट कॉलम है वो आपके पास ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, ये मैंने ओवरराइटिंग की हुई है। तो प्लस साइन में आपके पास जो ए स्क्वायर जो है इसको सिंपल आप 0.9625 के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इसको आप डिवाइड कर दें y से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आप ये आपने फॉर्मुलेट करना था, एडमिटेंस मैट्रिक्स आपका फॉर्मुलेट हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सेम, अब आपने सिर्फ पावर फ्लो की इक्वेशन अप्लाई करनी है इस एडमिटेंस मैट्रिक्स के ऊपर। अच्छा, उसके लिए डाटा गिवन है, उसमें यहाँ पे एग्जांपल में क्या प्रॉब्लम थी कि हमने सिर्फ टेप सेटिंग की पोजीशन को नोट डाउन करना है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है वो 1 पर यूनिट है और एंगल 0 है,
उसी तरीके से जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है वो 1 पर यूनिट है और एंगल 0 है। मैंने एक चीज़ बताई पूछी थी आप लोगों से, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर दोनों के वोल्टेजेस और मैग्नीट्यूड बस बार के सेम हो, और जाहिर सी बात में इसमें कोई फिल्टर कैपेसिटेंस भी नहीं लगी हुई, तो सिंपल एक सीरीज रेजिस्टेंस है। तो मुझे बताएं पावर फ्लो किस साइड से किस साइड फ्लो करेगी, इधर से इधर करेगी कि इस साइड से करेगी? क्या सर मैग्नीट्यूड नहीं, होंगे? पावर फ्लो तो नहीं। एग्जैक्टली, पावर फ्लो नहीं करेगी। ये दोनों सेम है मैग्नीट्यूड, तो रिएक्टिव पावर भी ऑलमोस्ट 0, और एंगल भी आपका सेम है तो एंगल भी आपका 0। 0। अब क्या ये सिचुएशन होगी इस केस में कि नहीं? क्योंकि अभी तो मैंने ये अप्लाई किया ना, तो सिस्टम में हमने जी सिर्फ सर। ट्रांसफार्मर की टेप सेटिंग चेंज की है, तो उस टेप सेटिंग का इफेक्ट सिस्टम में कैसे आएगा? अभी हम कैलकुलेट करेंगे, देखना है कि रेक्टिव पावर फ्लो होगी, दोनों फ्लो होंगी। उसकी वजह ये कि हमने एडमिटेंस मैट्रिक्स में मॉडिफिकेशन की है, उसकी टेप सेटिंग को सिलेक्ट किया है, यानी कि उसकी रेटेड वैल्यू जो है, जो ये बेसिकली मैग्नीट्यूड का इफेक्ट है जो हमने एडमिटेंस में कंसिडर किया है। इसका मतलब ये है, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ए है, कि इसका मतलब ये है कि हम जो यूएस की वैल्यू है वो चेंज कर रहे हैं एज सीन टुवर्ड द प्राइमरी साइड। ठीक है, सो इन दिस केस में देखें, हमने जो पहले कैलकुलेशन की थी, अगर हम सिंपल इम्पिडेंस की वैल्यू लेते हैं, ट्रांसफार्मर मॉडल लेते हैं, इसको ZPS में अगर कहता हूँ, यू प्राइमरी है और यू सेकेंडरी है, ये इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना? वो इस वजह से बना कि हम कहते हैं कि हमारा जो प्राइमरी साइड का रेटेड वोल्टेज है वो हमने उसको उससे डिवाइड कर दिया, मतलब 220 kV से डिवाइड किया प्राइमरी साइड का वोल्टेज, और अगर एक्चुअल वोल्टेज भी यही आ रहा है तो उसकी रेटेड वैल्यू 1 पर यूनिट होगी। और सेकेंडरी साइड को अभी हमने उसका जो बेस वैल्यू है वो चेंज किया, 132 kV है, और अगर एक्चुअल वैल्यू भी यही आ रही है तो हमारे पास पावर जो है, मतलब उसका सेट पॉइंट होगा 1 पर यूनिट। अब हम जब स्टेप सेटिंग नहीं ले रहे तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी साइड है ये एज सीन एट द प्राइमरी साइड वुड बी द सेम। ठीक है, वो 1 पर यूनिट ही देखेगा, लेकिन जब हम ये टेप सेटिंग चेंज करते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो एडमिटेंस की वैल्यू चेंज होती है, तो उससे ये पता चलता है हमें कि जो वोल्टेज हम देख रहे हैं वो एज इट इज नहीं है। तो यहाँ पे उसका वोल्टेज जो है वो बेसिकली ड्रॉप होगा या इंक्रीज होगा डिपेंडिंग ऑन द टेप पोजीशन। तो इस वजह से हमारे पास जो इफेक्टिव वोल्टेज यहाँ पे होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अभी तो नजर वो कैलकुलेशन में होंगे, इंटरनली कंसीडर होगा मैथमेटिकली, यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मैं पीछे फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो किस तरीके से एक्टिव और एक्टिव पावर फ्लो होती है। ठीक है, चलें। ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर लें, अगर आपको इक्वेशन याद है। बताएं इक्वेशन क्या थी, क्या इक्वेशन बनेगी? ये इक्वेशन सामने लिखी हुई है। हमारे पास एक्टिव पावर की कैलकुलेशन थी। अब हमारे पास दो बसेज हैं, यहाँ पे वन इंडेक्स दिया बस नंबर 1 विच इज प्राइमरी साइड, तो वहाँ क्या बन सकती है, P1 U1 दैट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय U11 कर लें पहले। ठीक है, अगर उसका इंडेक्स हम 1 ले रहे हैं, उसके बाद एंगल आपके पास आ जाएगा U11 cos थीटा, एंगल 1 माइनस एंगल 1 प्लस B11 साइन एंगल 1 माइनस एंगल 1 ब्रैकेट 1 1। एंड द सेकंड स्टेप, सेकंड समेशन को ओपन करें, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बसेस इसमें क्या है 2, तो जो समेशन का साइन होगा वो एक्सपेंड होगा अप टू 2 लेवल। यहाँ देन अगेन वी हैव U1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय U2, then admittance between 1 and 2 cos theta
एंगल 1 माइनस एंगल 2 प्लस B12 साइन एंगल 1 माइनस एंगल 2। दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 दोनों सेम है, तो दैट वुड बिकम 1 पर यूनिट बिकॉज cos 0 is 1 and then this whole factor will become 0 because sin 0 is 0। अब हम जब सेकंड की बात करें तो उस सूरत में भी हमारे पास दोनों एंगल क्या है, सेम है, 0 0 है, तो cos 0 would be 1 per unit and then sin 0 would be 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी बस बार नंबर 1 के ऊपर एक्टिव पावर की, दैट वुड बी u स्क्वायर इंटू G11 प्लस u1 टाइम्स u2 इंटू G12। ठीक है, ये मुझे बता दें यहाँ पे इक्वेशन अगर किसी को समझ नहीं आई तो उसको दोबारा देख लेते हैं। जी वकार, आपको आगे समझ आई है? वकार, जी सर, जी सर। इक्वेशन याद है ना आपको? पहले मैंने आपने बहुत सी क्लासेस मिस की हैं, आपने रिकॉर्डेड एक लेक्चर की थी देखे? पिछली वाली। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने कौन सी इक्वेशन को एक्सपेंड किया है, ये वाली इक्वेशन को एक्सपेंड किया है। ठीक है, ठीक है सर। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा उसको दोबारा। इसी तरीके से हम सर LMS पे जी LMS पे हैं, तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। सही। अच्छा, और इसी तरीके से हम रेक्टिव पावर की इक्वेशन को भी फॉर्मुलेट करेंगे, आप फॉर्मुलेट करें उसे और ज़रा मुझे बताएं क्या होगी, उसको साथ साथ लेके चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये रेक्टिव पावर की इक्वेशन ये है, we have sin theta and then cos theta, we just sweep it and then minus sin। अच्छा, अब यहाँ देखें कि हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे आ जाएगा 1 पर यूनिट। एडमिटेंस G11 वो हमारे पास क्या है, कौन सा सेल होगा मुझे बताएं आतिफ, वैल्यू बताएं क्या होगी। फर्स्ट वन क्या ये वाई की 0.22778 we will take this value ये 0.2778। 778 माइनस ये नहीं, सिर्फ कंडक्टेंस है, सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे। वाई की ठीक है, वैल्यू लेना है। ये y नहीं, हमने स्प्लिट किया हुआ ना, इक्वेशन के अंदर स्प्लिट हुआ हुआ है, y में दो चीजें होती जी हैं, की वैल्यू लेनी g प्लस JB, जी और ये वैल्यू बी होती है ना, प्लस तो बी फार्मूले में सिर्फ g आएगा ना, सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें, ये जो इक्वेशन लिखी है ऊपर, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं हुआ, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, सो दिस वुड बी द b, नॉट द होल थिंग, g और b होगा। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास u1 और u2 दोनों की वैल्यू 1 पर यूनिट है, और आपके पास जो G12 वो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी माइनस जी सर 0.2886। ओके, यस सर। अच्छा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा तकरीबन 1-1.728 मेगावाट। ओके, पर यूनिट वैल्यू आपके पास ये आएगी माइनस 0.0108 मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू आपके पास 160 MVA है, तो आपके पास जो टोटल पावर आ जाएगी मेगावाट में वो आ जाएगी माइनस 1.728। ठीक है, आप ये देखें तकरीबन ये आपके पास 10% है जो रेटेड पावर का,
So if you change the step voltage, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ये अज्यूम अगर करते हैं कि वोल्टेज के क्रॉस अगर हम चेंज कर लाएंगे तो हमारे सिर्फ रेक्टिव पावर चेंज होगा, वो ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ा सा अफेक्ट एक्टिव पावर के ऊपर भी आता है। तो तकरीबन तो कितना चेंज हो 1% रहा है? होगा। 10% हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कंपैरेटिवली टू रिएक्टिव पावर, वो हमें आंसर से देखें तकरीबन ये 32% चेंज है सिस्टम के अंदर। तो अगेन यहाँ पे वही सेम इक्वेशन को एक्सपेंड किया है। मैं दोबारा आपको एक्सपेंड करके बता देता हूँ। यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या थी? Q1 के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास U1 टाइम्स U1, क्योंकि हम इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, द ब्रैकेट वुड बी J11 एंड देन साइन थीटा एंगल 1 माइनस एंगल 1 माइनस B11 cos थीटा एंगल 1 माइनस एंगल 1 प्लस अगेन सब नंबर ऑफ बसेस हमारे पास 2 हैं यहाँ पे। अब हम सेकंड बस के साथ उसको एक्सपेंड करेंगे, बस नंबर 1 को। सो बस नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय डबल बस बार वोल्टेज 2, देन ब्रैकेट J12 साइन एंगल 1 माइनस एंगल 2 माइनस B12 cos थीटा एंगल 1 माइनस एंगल 2। अगेन हमारे पास ये पूरा फैक्टर 0 है, this is 1, this is also 1 and that one is 0. Make sure to check this signs, ठीक है। इन साइंस को b के जो साइन है उसके साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, दोनों अलग अलग साइन हैं, तो उसको कंसीडर कीजिएगा जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ताकि आपके मैथमेटिकली कोई चीज़ें गलत ना हो, ठीक है। तो अगर आप ये देखें यहाँ पे वोल्टेज बन जाएगा वोल्टेज 1 multiply by voltage 1 minus, this is for this minus B11 and then plus sign is because of this is a plus sign, U1 times U2 and then bracket में -1 and then again you will consider the sign of the admittance value. So B11 में माइनस साइन आ रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। B11 जो है आपके पास माइनस साइन के साथ है और B22 जो है प्लस साइन के साथ है, ठीक है। तो इस सूरत में हमारे पास क्या है, जो वैल्यू निकलेगी तकरीबन वो आ जाएगी 0.3245 एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय दैट विद द रेटेड पावर विच इज 160 MVA, या इसको मेगावाट भी लेंगे, दोनों की बेस पावर सेम होती है। तो आपके पास जो रेक्टिव पावर फ्लो होगी वो 51.9216 तकरीबन 52 मेगावाट पावर फ्लो होगी बिटवीन दीज टू टर्मिनल। अब मुझे इसकी साइन कन्वेंशन बताएं, पावर बताएं किस तरफ से किस तरफ जा रही है, P1 से P2 की तरफ जाएगी या P2 से P1 की तरफ आएगी? P2 से P1 की तरफ। फिलहाल एक्टिव पावर के मुतालिक तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव ले रहा है, दिस इज नेगेटिव, यस दिस इज टेकिंग पावर आउट ऑफ द बस बार नंबर 1, यहाँ यानी कि P1 के ऊपर माइनस आ साइन है तो इसमें P2 से ही होगी, लेकिन देखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा पावर सोर्स तो कोई नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा दूसरी साइड। सो नाउ वी कैन रिपीट। सर अभी जैसे हमने ये P1 निकाला है, हाँ सही है, सही, P2 भी निकालेंगे ना? एग्जैक्टली, वी हैव टू कैलकुलेट द P2 एज वेल। तो हमारे पास P2 की वैल्यू सेम, अगर फार्मूला अगर देखा जाए तो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा सेम, क्योंकि हमारे पास बहुत से पैरामीटर उसमें 0 हैं। तो अगर आप सिंपल इसको 2 कर दें और 2 कर दें, वेरिएबल यहाँ चेंज कर दें, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन आप उसको बेहतर है पूरी इक्वेशन को दोबारा एक्सपेंड करके फॉर्मुलेट करें ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो एक सिर्फ P1 की मैं दिखा देता हूँ, P2 की दोबारा देख लें अगर देखना तो। P2 is P2 times V1 G21
cos of angle 2 minus angle 1 plus B21 sin angle 2 minus angle 1 plus, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी, एंड देन नाउ फॉर द इंडेक्स 2। आइए देखें, मैंने यहाँ पे 1 पहले लिखा है क्योंकि यहाँ पे जब समेशन आप करते हैं यहाँ m इज इक्वल टू 1 to n जाता है, तो यहाँ पे n आपके पास 2 है, तो पहले m1 होगा और फिर m2 होगा, तो मैंने इसको फॉलो अप किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आगे एट दी एंड रीअरेंज कर लिया, उससे ज़रा कंफ्यूज ना हो जाएगा। तो एट दी एंड यहाँ पे आपके पास u2 टाइम्स u2 आ जाएगा, और वो सेम इक्वेशन 2 cos of angle 2 अगेन यहाँ पे थीटा 2 पहले आएगा, ठीक है, प्लस B22 साइन एंगल 2 माइनस एंगल 2। इसमें आपके पास एंगल दोनों का सेम है, दिस फैक्टर आपके पास 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर आल्सो आपके पास 0 है, दिस फैक्टर इज 1 पर यूनिट, दिस फैक्टर इज आल्सो 1 पर यूनिट। तो अगेन आपके पास u2 का स्क्वायर, दिस इज u2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g22 and then again u2 times u1 which is 1 per unit and g21। ठीक है, और इसमें जो आप सेल की वैल्यू उठाएंगे वो आपको मैट्रिक्स से पता चल जाएगा। g22 की वैल्यू यहाँ से आएगी विच इज प्लस पॉजिटिव, और g21 की वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी, दिस सॉरी ये 21 है और ये 22 है, तो 22 जो है आपके पास नेगेटिव में और g21 जो है वो पॉजिटिव में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की वैल्यू। और अगर आप रियल पार्ट देख रहे हैं, सॉरी जो रियल पार्ट देख रहे हैं वो नेगेटिव में है 21 और पॉजिटिव में है 22, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप b की वैल्यू देखेंगे नेगेटिव में होगी तो ये पॉजिटिव में आएगी। ये फार्मूले का है, जाहिर सी बात है B21 की वैल्यू पॉजिटिव में। तो अगर आप P2 की वैल्यू कैलकुलेट करें वो आपके पास वैल्यू निकलेगी 1.792 मेगावाट, दिस इज इन द प्लस साइन, जिसका मतलब ये है कि ये बस के अंदर इंजेक्ट कर रहा है। और इसी तरीके से जो रिएक्टिव पावर है वो भी आपके पास पॉजिटिव में आ रही है, वो आपके पास आ रही है 53.9366। अब इसके हम लॉसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या रिएक्टिव पावर डिमांड अगर बात करें डिवाइड ट्रांसफार्मर की, इसको हम डिमांड कहते हैं, कंजम्पशन कह लें। क्योंकि रिएक्टिव पावर जो है लॉसेस नहीं होते, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस वैल्यू माइनस द प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू क्या थी, वो है 1.728। ठीक है, तो लॉसेस निकालने कितने हैं,